इंटरनल मेडिसिन अलॉन्ग बेसिक साइंस रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट कर चुके हैं जी। लास्ट टाइम हमने टॉपिक ऑफ द लिस्ट डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट टॉपिक किया था लंग की एनाटॉमी और आप लोगों ने सेकंड टॉपिक किया था ट्रैकियो पल्मोनरी ट्री, जिसका दूसरा नाम फर्स्ट एड ने दिया हुआ है रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। एक एमसीक्यूज लिखें जी, एमसीक्यूज लिखें, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रैकिया, ये एमसीक्यूज आता है इवन देन एफसीपीएस पार्ट 1 तक। ट्रैकिया बाइफरकेट, ट्रैकिया बाइफरकेट एट, हाँ जी, बाइफरकेट एट लेवल डैश T4 थोरेसिक लेवल। अगर इंटीरियर साइड से देखें तो क्रीना एंगल है। अगर सेम क्रीना एंगल के पोस्टीरियर साइड पे आप जाएं और किसी चीज के मतलब कि आप नाइफ लें, ब्लेड लें और पीछे से क्या करें, पंचर करें क्रीना के पॉइंट बिल्कुल T4 पे अगर आप पंचर करते हैं तो सामने जो चीज मिलेगी आपको क्या मिलेगी, ट्रैकिया मिलेगा। तो ये एक एमसीक्यू आता है, ठीक हो गया जी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट लेवल्स हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया जी। ये एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है। और सेकंड एमसीक्यू तो आपने ये याद रखना है, हम लोगों ने कहा था कि रेस्पिरेटरी ट्री में एक आपके पास कंडक्शन जोन है, एक आपके पास है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्शन जोन में आप लोगों ने 6 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसमें नोज था, लेरिंग्स था, फेरिंग्स था, ट्रैकिया था, ब्रोंकस था, आपके पास है ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर आप लोगों ने याद रखना है लेरिंग्स का दूसरा नाम वोकल कॉर्ड्स है, फिर इसी को वॉइस साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। अब आपके पास लेरिंग्स से ऊपर पहले नोज है, फिर आपके पास लेरिंग है, फिर फेरिंग्स है। लेरिंग्स फेरिंग्स के साथ ही एक आपके पास यहाँ पे होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज से ऊपर आपके पास नाबली नोज, लेरिंग, फेरिंग्स है। इसके नीचे आपके पास क्या स्टार्ट होता है, सेम कंटिन्यूएशन है किसकी, ट्रैकिया की, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो तो है जी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और साथ में डेड स्पेस के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो लिखें नंबर 3 टॉपिक है ये आपके पास, क्या जी 3 टॉपिक है, और जिसमें आपने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करनी है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अच्छा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आप लोगों ने क्या करना है जी, इसमें आप लोगों के पास क्या क्या सिनेरियोज होंगे वो आप लोग देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में याद रखना है कि एक साइड पे रिकॉल करें, रिकॉल आपके पास पॉइंट। अच्छा, रिकॉल पॉइंट आपके पास क्या है कि रेस्पिरेटरी जोन। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई रेस्पिरेटरी जोन के बारे में क्या सिनेरियो। अच्छा, रेस्पिरेटरी जोन के कंपोनेंट्स के अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी के, तो आप लोग क्या बताएंगे मुझे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये आप लोग पॉइंट इसका जानते हैं। फिर सेकंड पे उसके बाद अल्वेओलाई डक्ट, अल्वेओलाई आपके पास डक्ट, फिर इसके बाद आपके पास थर्ड फिर कौन सा है, अल्वेओलाई, और इवन देन इसमें आपके पास नंबर 4 पे आ जाता है अल्वेओलाई सैक वगैरह, ठीक है। अल्वेओलाई सैक्स भी आती है क्योंकि वहां पे भी गैसेस एक्सचेंज आपके पास होता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास ब्लड से जाएगी अल्वेओलाई के अंदर, फिर अल्वेओलाई से आपके पास ऑक्सीजन आएगी किसमें, ब्लड के अंदर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। लिखे जी नंबर 1 पॉइंट टू पॉइंट लेके चलिएगा प्लीज। नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, मुझे ये बताएं उनके सिस्टम कौन से आपके साथ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव और मस्कुलर, रेस्पिरेटरी भी है? नहीं। अच्छा, तो लिखें जी पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों ने लिखना है इसको कि लिखें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपके पास बेसिकली क्या है कि इसमें एक डायग्राम ना है, एक पूरे पेज पे ना लेटरली साइड पे सुपीरियर इंफीरियर पे जगह छोड़ के ना, तो आप लोगों ने एक अच्छी सी डायग्राम बनानी है इसकी, ठीक है। फॉर अब ये मैंने कंपोनेंट्स लिखे हैं और इन कंपोनेंट्स के साथ साथ अब क्या करना है हमने। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आपके पास ये एक अल्वेओलाई मैंने ले ली, अल्वेओलस, एक को हमने क्या कहना है, अल्वेओलस। तो ये सपोज कर लें कि कुछ यूं आपके पास क्या है जी,
ये अलविलस है, ठीक है, इस तरह। ओके हो गया जी। तो आप भी बे साथ साथ बनाते रहे प्लीज, इसी के अंदर सारा कंसेप्ट आपके पास है, बाकी डिटेल बाद में। अच्छा, अब ये है जी अलव्यूलस, एक है ना, तो इसलिए इसको अलविलस कहना हमने। अच्छा, फिर इस अलविलस में आपके पास यहाँ पे एक सरफेक्टेंट लेयर है, कुछ यूं आप लोग इस लेयर को बनाएं। मेरे साथ साथ ये बनाते रहें ताकि बाद में फिर आपका ये जैसे बन जाएगा, फिर इसी से कंसेप्ट आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने अलविलर एपिथेलियम, ये क्या आपके पास अलविलर एपिथेलियम, यहाँ पे कुछ आप लोग डॉट लगाएं और इधर ना एक इस तरह कुछ सेल बनाएं सेंटर में, बस कुछ कुछ जगहों पे होता है कि मैं एक बना रहा हूं, ठीक है जी। यहाँ पे ये कुछ ग्रेन्यूल है, सिक्रीटिंग ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके अंदर डॉट डॉट्स बना रहे हैं, एल्वियोलाई एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है जी, एल्वियोलाई एपिथेलियम, एल्वियोलाई एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, तो जहां एपिथेलियम होगी वहां पे आपके पास, हाँ जी, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी तो होगी ना। तो ये आपके पास क्या है जी, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो ब्लैक वाली है एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो डॉट इसके अंदर है ना, इनका नाम है आपके पास है टाइप 1 नीमोसाइट्स। क्या, टाइप 1 नीमोसाइट। और टाइप 1 नीमोसाइट वो आपके पास, नीमो का मतलब एयर होता है, ठीक है, साइट का मतलब है सेल। टाइप 1 नीमोसाइट वो आपके पास सेल्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ये जो है जी, ये जो मैंने बनाया है इसका नाम है टाइप 2 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट, टाइप 2 नीमोसाइट। टाइप 2 नीमोसाइट आपके पास वो सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, रिलीज सरफेक्टेंट। इनका काम, दो इसके फंक्शन, एक स्टेम सेल है और एक क्या है, सरफेक्टेंट को रिलीज करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपके पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर अंदर एक आपके पास, मैं इस तरह डॉट्स लगा रहा हूँ, ये आप लोगों ने पॉइंट ऐसे मेंशन करना है, ये डॉट्स हैं सारे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है ये लिक्विड सारा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह करें, ये आपस में जो है ना इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिकॉइल करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिकॉइल। ये एक दो एरो बस में लगा रहा हूं, ठीक है। ये जो डॉटेड है इनका नाम आपके पास क्या है, यहाँ पे इसका नाम आपके पास है जी, ये एक थिन लेयर है किसकी, फ्लूइड की, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन है, और ये आपके पास क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, ऑक्सीजन क्या आपके पास है, बेनिफिशियल, ऐसे है। फिर आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं जी, नीचे आपके पास ये जो है ना इस साइड पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पे आपके पास राइट साइड हार्ट है, ये आपके पास राइट साइड हार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपके पास वेसल क्या कर रही है जी, इसमें इधर ड्रेन कर रही है, सपोज कर, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, वेसल ड्रेन कर, और इस साइड पे आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड हार्ट। अब इनके दरमियान यहाँ पे ये जो सेंटर वाली स्पेस है ना, ये जो स्पेस है इसका जो नाम है आपके पास क्या है जी, यहाँ इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है।
ओके हो गया। इंटरस्टिशियम भी इसे कहा जाता है या इंटरस्टिशियल स्पेस भी इसे कहा जाता है। फिर आपको पता है कि और ये जो नीचे आपके पास मतलब कि चल रही है, ये आपके पास क्या है जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी कैपिलरी, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर बेस में याद रखिएगा एवरी वेसल, आपके पास हर वेसल जो है ना फ्रॉम द इनर साइड लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल, किससे लाइन करती है, एंडोथेलियल सेल से। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है जी, एंडोथेलियल सेल, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल आपके पास सेल्स, ठीक है, या एंडोथेलियम भी इसे कहा जाता है, एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सिनेरियो है जी, अब अगर मैं आपसे लिखे कंपोनेंट पहले, फिर आप लोगों को इसकी सही समझ आएगी। लिखें इसके कंपोनेंट्स, अब एक साइड वो बना लिए ना आप लोगों ने, तो कंपोनेंट्स। अब हमने देखना है कि इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के एक अल्वियोलाई के आपके पास कंपोनेंट्स कितने हैं यहाँ पे इस अल्वियोलस के, तो वो आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए। लिखें जी नंबर 1 पे थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, अंदर से इनसाइड से हमने आउटसाइड की तरफ जाना है। मतलब क्या कि नंबर 1 थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, ये पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपके पास एक लेयर है नंबर 2 पे, आप लोग जिसको लिखेंगे एल्वियोलर एपिथेलियम। हाँ जी, ये एल्वियोलर एपिथेलियम है ना, एल्वियोलर एपिथेलियम। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे इस साइड पे सरफेक्टेंट बना देते हैं, क्या सरफेक्टेंट बना देते हैं, तो एल्वियोलर एपिथेलियम वो हम बाद में बात करते हैं जब हम सरफेक्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एल्वियोलर एपिथेलियम के बाद जो आप लोगों ने यहाँ पे लेयर लिखनी है वो आपके पास एल्वियोलर एपिथेलियम है। फिर आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर आपके पास यहाँ पे एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है जी, इंटरस्टिशियम। तो इंटरस्टिशियम की आप लोग बात करेंगे जी। फिर नंबर 5 पे आपके पास क्या आ जाता है, इंटरस्टिशियम के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, ऐसे ही है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। फिर आपके पास नंबर 6 में आ जाता है क्या चीज है, इसकी एंडोथेलियल, ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। तो भाई अब मुझे ये बताएं आपके पास कितने कंपोनेंट हो गए, हाँ जी 6 कंपोनेंट हो गए एक एल्वियोलस को। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, जब ऑक्सीजन ने आपके पास गैसियस का एक्सचेंज होना है, तो गैसियस के एक्सचेंज के लिए अब क्या कंपलसरी नहीं है कि ये थिन लेयर ऑफ लिक्विड जो है इसको क्रॉस करे, आपके पास ऑक्सीजन करेगी ना। फिर उसके बाद ये भी कंपलसरी एल्वियोलर एपिथेलियम को भी क्रॉस करे। फिर उसके बाद ये भी कंपलसरी है कि ये आपके पास एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करे, फिर इंटरस्टिशियल स्पेस को भी क्रॉस करे, और देन आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी को भी क्रॉस करे। तो फिर जाके यहाँ पे क्या आ सकती है, ऑक्सीजन। बात क्लियर हुई बात। अब अगर यहाँ पे देखें जी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है, ब्लड आपके पास यहाँ पे जो यूज हो के आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो आई है राइट साइड हार्ट से, जो राइट साइड हार्ट से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आई है, वो आपके पास कहां से इधर से क्रॉस करेगी, किसको, आपके पास इसको एंडोथेलियल को क्रॉस करेगी। फिर आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर आपके पास जाएगी किसके पास है, हाँ जी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ, हाँ जी एल्वियोलाई, इसको क्रॉस करेगी। फिर इसको थिन आपके पास जो एल्वियोलर एपिथेलियम है, फिर आपके पास इसकी थिन लेयर ऑफ लिक्विड को, और देन ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे आ जाएगी। बात क्लियर, ऐसे ही होगा ना। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो सिनेरियो याद रखना है वो क्या है जी, अब मैं कहता हूँ जी एक बंदा है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लें, थोड़ी सी इसकी सिग्निफिकेंस पे मैं बात करने लगा। लेफ्ट साइड आपके पास क्या है जी, हार्ट है। अब किसी बंदे का लेफ्ट साइड हार्ट किसी का हो गया फेलियर, हाँ जी मतलब क्या, लेफ्ट साइड हार्ट किसी का फेलियर, फॉर एग्जांपल
लेट्स सपोज कर लें, मैं छोटी सी एक डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज अ सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट, और यहाँ से आपके पास क्या है जी, इधर आपके पास है ऊपर यहाँ पे ब्रोंकस आपके पास, फिर आपके पास क्या आ जाते हैं जी लंग्स, ठीक है, ये क्या है लंग्स, सपोज कर लें। अब यहाँ से आपके पास जो है ना पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी, वो किसके पास जाएगी, इन लंग्स के पास। यहाँ से पल्मोनरी वेन आएगी किसके पास है, इस आपके पास है लेफ्ट साइड, मतलब ये राइट एट्रियम है, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल है, ये आपके पास लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने ये कहा कि आपके पास लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, मतलब क्या है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आपके पास आ रहा है, क्या लेफ्ट एट्रियम फिर आपके पास इसको लेगा? चलें ठीक है, इसने फॉर एग्जांपल ले लिया, इसने ब्लड ले लिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तो ब्लड को बाहर इजेक्ट नहीं ना कर पाएगा। फेलियर का मतलब ये है कि अगर 5 लीटर ब्लड इसने इजेक्ट करना तो ये 5 लीटर ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? जब ये ब्लड को बाहर इजेक्ट नहीं करेगा तो ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा ना लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड स्टे करेगा तो लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेगा लेफ्ट वेंट्रिकल? नो। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड नहीं लेगा तो ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा ना लेफ्ट एट्रियम में। फिर जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड स्टे करेगा, क्या ये पल्मोनरी वेन से ब्लड लेगी? नो। तो पल्मोनरी वेन में कंजेशन होगी ना, हाँ जी, पल्मोनरी वेन में ब्लड स्टे करेगा ना। तो जब पल्मोनरी वेन ब्लड आगे नहीं दे पा रही, क्या वो लंग से ब्लड लेगी? नो। तो आपके पास पल्मोनरी एडिमा होगा ना, पल्मोनरी एडिमा होगा। तो जब पल्मोनरी आपके पास एडिमा होगा तो मुझे एक बात बताएं, तो ये आपके पास फिर यहाँ पे ब्लड स्टे करेगा ना, पल्मोनरी जो कैपिलरी है, हाँ जी, यहाँ पे फिर ब्लड स्टे करेगा कि नहीं करेगा? जब यहाँ पे ब्लड आपके पास स्टे करेगा तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो ऑक्सीजन ऊपर से ब्लड आ रही है, ये क्या आगे आगे जाएगी, मतलब के हाँ जी आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा? नो। तो पेशेंट को क्या डिस्निया होगा ना, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी ना, पेशेंट को यहाँ पे अब जब फ्लूइड ज्यादा, अब यहाँ पे फ्लूइड रहेगा कि नहीं रहेगा? अंदर तो पहले भी फ्लूइड था, अब फ्लूइड आगे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे पेशेंट को कफ होगी ना, इसकी वजह से कफ, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारा कंसेप्ट आएगा इसके अंदर। अच्छा, अब होता क्या है, ऑक्सीजन को फिर यहाँ पे फ्लूइड बहुत ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पे जब बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ से देखिए हमेशा जो मतलब कि शैतान बंदा होता है वो कहीं ना कहीं से गुजर ही जाता है। तो ये तो हार्मफुल है ना, ये तो मतलब कि नुकसानदेह है, इसने कोई ना कोई रास्ता अपना बना ही लेना है यहाँ से गुजरने। लेकिन ऑक्सीजन को यहाँ से गुजरने के लिए क्या होगी, फिर मुश्किल होगी, क्योंकि आगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं जा, आगे तो मतलब ब्लड जा ही नहीं रहा, इसलिए इन लोगों को क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये एक छोटी सी मैंने आपको सिग्निफिकेंस इसकी बताई है, नहीं मेरी बात समझे आप लोग? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, हमने एक एक करके ना यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, एक एक चीज को, एक एक कंपोनेंट को हमने जो है ना इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दें, सबसे पहले आप लोग हेडिंग दें यहाँ पे थिन लेयर ऑफ एल्वियोलाई, बल्कि थिन लेयर और एल्वियोलाई को पढ़ने से पहले हेडिंग दें आप लोग इसको एल्वियोलाई एपिथेलियम की, एल्वियोलाई एपिथेलियम की हेडिंग दें, ठीक है? ये कंसेप्ट आपको थोड़ा समझ आया कि नहीं आया? ये क्लियर है? अच्छा, फिर एक और बात याद रखिएगा, इसका काम है सरफेक्टेंट को प्रोड्यूस करना। ये ग्रैनुलर आपके पास सिक्रीटिंग सेल्स हैं, ये ग्रैन्यूल्स हैं, और यहाँ पे आपके पास लैमिनर बॉडीज वगैरह रिलीज होती हैं, वो हम देखते हैं, वो इनकी थ्योरी के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब एक एक करके हमने डिस्कस करना है, और एग्जाम के यहाँ पे आज जो है ना क्वेश्चंस हैं और जिनको आप लोगों ने पिक करना है, ठीक है? सबसे पहले क्या है जी हमारे पास है एल्वियोलर एपिथेलियम। नंबर 1, एल्वियोलर एपिथेलियम। भाई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा प्लीज। एल्वियोलर एपिथेलियम, और एल्वियोलर एपिथेलियम के अंदर आपके पास क्या कंसेप्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा। हैविंग 2 टाइप ऑफ सेल, लिखें एल्वियोलर एपिथेलियम having 2 types of cell, 2 तरह किसमें क्या होते हैं जी, सेल्स होते हैं, ये आपने पॉइंट्स का याद रखें। अच्छा, अब कौन कौन से सेल्स हैं याद रखिएगा। एक आपके पास है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, एक आपके पास क्या जी, टाइप
टाइप 1 नीमोसाइट है और एक आपके पास क्या था दूसरा टाइप 2 नीमोसाइट। टाइप यहाँ से एमसीक्यूज आता है, लिख लें यहाँ पे एमसीक्यूज, ठीक है। टाइप 2 नीमोसाइट, नीमो का मतलब क्या है एयर, साइट का मतलब है सेल, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा लिखे सेकंड नेम, टाइप 1 नीमोसाइट आल्सो कॉल्ड, इसका लिखे सेकंड नेम। सेकंड नेम, इसका जो सेकंड नेम है वो आपके पास क्या है जी, इसमें लिखे हैं टाइप 1 नीमोसाइट का सेकंड नेम सिंपल स्क्वेमस सेल। सिंपल स्क्वेमस सेल, इसको आप लोग सिंपल स्क्वेमस सेल भी कहते हैं। इसका लिखें टाइप 2 का सेकंड नेम, इसका लिखें सिंपल कुबाइडल सेल। सिंपल कुबाइडल आपके पास क्या है जी सेल, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, याद रखिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका लिखे फंक्शन, भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन बताया था ना आपको, टाइप 1 नीमोसाइट का सिर्फ एक ही फंक्शन है। फंक्शन क्या है इसका, फॉर गैसियस एक्सचेंज, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है जी, रिस्पॉन्सिबल गैसियस एक्सचेंज। अच्छा फिर लिखें इसका फंक्शन, आप लोग इसका सेकंड नेम आपने लिख लिया, इसका लिखे फंक्शन। फिर इसके आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका जब आप इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो लिखें रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये आप लोगों के पास, आप लोगों को पता। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, इसमें आपके पास ना अलवेलर मैक्रोफेजेस वगैरह भी होते हैं इस सेल्स के अंदर, जो मैंने अभी अलवेलस बनाई थी ना उसके अंदर अलवेलर मैक्रोफेजेस भी होते हैं, उनके अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग इसमें कर लिया। लेकिन आगे फिर मैं जब सर्फेक्टेंट पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी मैं बता दूंगा। अच्छा इसमें सर्फेक्टेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, इसका लिखे फंक्शन। सर्फेक्टेंट एक ऐसा केमिकल है जिसका अपना एक फंक्शन है, इसका भी आगे फंक्शन अभी से लिखें, लेकिन बाद में डिटेल में बात करते हैं। इसका काम क्या है, डिक्रीज सरफेस टेंशन। अब एक साइड पे हेडिंग दें सरफेस टेंशन की, मैं आप लोगों को ताकि ये सरफेस टेंशन पहले थोड़ी सी इसकी बात बता दूं, व्हाट इज मीन्ड बाय सरफेस टेंशन, डिक्रीज सरफेस टेंशन। अच्छा यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे, आप लोगों को याद होगा, ये फॉर एग्जांपल बेस में मैं एक साइड पे समझा देता हूँ, आप लोगों को वैसे समझ आए। ये आपके पास एल्वेलर एपिथेलियल थी, ऐसे ही है ना, ये नीमोसाइट टाइप 1 थे, फिर इधर आपके पास फ्लूइड की क्या थी, लिक्विड की लेयर थी, ऐसे है। अब मुझे एक बात बताएं, जब एक इस एल्वेलस के अंदर ये सारी फ्लूइड की लेयर होगी, ये लिक्विड होगा, तो ये जो लिक्विड है आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव, मतलब कि इनमें फोर्स लगती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और जब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं तो मुझे एक आप लोगों ने बात बतानी है कि इसमें फिर एक तरह से टेंशन क्रिएट होगी ना, एक तरह से पूरी एल्वेलस के अंदर भी टेंशन क्रिएट होगी ना, सरफेस आपके पास एल्वेलस की फिर कम होगी ना, इस सरफेस इसको जब आपके पास ये अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो टेंशन क्रिएट होगी। तो उस टेंशन को कम करने के लिए नेचर ने जो सेल रखे हुए हैं बॉडी के अंदर, वो कौन से टाइप 2 नीमोसाइट, जो रिलीज क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट। देखें एंटी, इसके आगे आई लगाए एंटी मीन आपके पास अगेंस्ट है, ये किसी चीज के, किसके, सरफेस के अगेंस्ट है। कौन सी सरफेस है, सरफेस टेंशन, ऐसे है। तो ये वो सरफेस टेंशन जो कि एक एल्वेलस के अंदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल आपके पास क्रिएट होती है, उसको काम कौन करता है, टाइप 2 नीमोसाइट विद द हेल्प ऑफ सर्फेक्टेंट, ऐसे है। और सर्फेक्टेंट कब रिलीज होते हैं ये हम बात करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज, नहीं समझ आए, चलें ओके। तो लिखें जी एक एमसीक्यूज लिखें, ये एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, लिखें विच टाइप ऑफ सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, बताएंगे आप मुझे, टाइप 2। तो लिखें विच टाइप
of cell responsible for production of surfactant। तो डैश आपके पास क्या है जी, टाइप 2 नीमोसाइट। तो ये एमसीक्यू तो हो गया ना आपके पास क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद एक और लिखे एमसीक्यूज, सेम ही एमसीक्यू लिखे, केमिकल विच, वही बस ऑपोजिट किया उस बंदे ने, केमिकल विच रिस्पॉन्सिबल for decrease surface tension in thin layer of fluid, in alveoli या फिर in thin लेयर ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड। तो वो कौन सा केमिकल है जी, बताएं, सरफेक्टेंट। वेरी गुड। तो ये आपके पास क्या है जी, सरफेक्टेंट है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यू। अब सरफेक्टेंट कौन कौन से हैं, तो वो तो उसी के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज। अच्छा जी, अब उसके बाद आप लोग हेडिंग दें थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। हेडिंग दे नंबर 2 पे थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। अब आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, एल्यूलर एपिथेलियम का कंसेप्ट आपके पास क्लियर है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स आप बताएंगे, उनके काम क्या हैं, फंक्शन क्या है, वो आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है। अब लिखेंगे नंबर 2 क्या है जी, एल्यूलर थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड के बारे में याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, सरफेस, इसमें हम डिस्कस करेंगे थिन लेयर ऑफ, इसके अंदर जो सब हेडिंग हमने डिस्कस करनी है, आपके पास सब हेडिंग जो आप लोग देंगे ना, इसी के अंदर 2 चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक आपके पास है यहाँ पे जनाब अली, इसको टॉपिक को लिया जाता है सरफेस टेंशन को हम डिस्कस करेंगे। लिखें नंबर 1 सरफेस टेंशन, और ये बीआरएस फिजियोलॉजी में पेज नंबर है 121। सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई ठीक है ना, सरफेस टेंशन ऑफ एल्वियोलाई, हम बेसिकली इसकी बात करने जा रहे हैं। एंड सरफेक्टेंट, ठीक है। सरफेक्टेंट आपके पास बेसिकली वो लेयर है जिसके अंदर आपके पास ये सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं इसके बारे में। नंबर 1 पॉइंट लिखें, सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है, सरफेस टेंशन विच प्रोड्यूस ड्यू टू, सबसे पहले आप लोग लिखें सरफेस टेंशन की हम बात करेंगे और साथ में हम सरफेक्टेंट को डिस्कस करेंगे। इन दोनों का आपस में मतलब कि जो है ना वो है रिलेशन है, ठीक हो गया। सरफेस टेंशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसी के अगेंस्ट आपके पास जो बंदा काम करता है वो सरफेक्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बारे में लिखें कि सरफेस टेंशन विच प्रोड्यूस due to attractive forces between वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल, इसको वाटर भी लिख देते हैं, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल्स जनाब अली, मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस ऑफ द थिन, ऑन surface of thin layer of fluid, layer of liquid in alveoli,
एल्वियोलाई, ये पॉइंट आप याद रखेंगे और साथ में लिखेंगे इसका रिजल्ट। इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या है जी, कोलैप्स टू द एल्वियोलाई, कोलैप्स टू द एल्वियोलाई। इसका जो रिजल्ट होगा ना वो क्या होगा, कोलैप्स टू द एल्वियोलाई। मतलब क्या कि लंग्स आपके पास बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स वो आपके पास क्या है, एल्वियोलाई। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कोलैप्स टू द एल्वियोलाई। अब हुआ क्या, पहले ये कांसेप्ट अपना थोड़ा सा ना क्लियर कर लें। वो कहता है सरफेस टेंशन विच प्रोड्यूस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। मैंने अभी आपको बताया था ना, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ऑन सरफेस ऑफ द थिन लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल। जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपके पास इलास्टिसिटी मतलब कि होगी, तो भाई मुझे एक बात बताएं, क्या वो अट्रैक्टिव फोर्स से आपके पास एरिया कम होगा कि ज्यादा? एरिया कम होगा ना। जब एरिया कम होगा तो एल्वियोलाई आपस में क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगी। जब एल्वियोलाई कोलैप्स करेंगी तो लंग का साइज कम होगा कि बड़ा ज्यादा? ये कम होगा ना। तो ये भी याद रखिएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन चेस्ट एक्सरे आपके पास लंग्स का जो साइज है वो क्या आता है, स्मॉल। लंग्स आपको कैसे क्या दिखाई देते, कैसे दिखाई देते हैं, स्मॉल। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, क्लियर। अब लिखें, वैसे नॉर्मली जो वॉल ऑफ एल्वियोलाई है ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्या है, फ्लेक्सिबल। एक साइड पे नोट, छोटे छोटे नोट लिख लें प्लीज ये साइड पे, कि वॉल ऑफ द एल्वियोलाई नॉर्मली फ्लेक्सिबल। ये एक साइड पे छोटा सा नोट लिखें, हाँ जी। तो ये नोट लिखें छोटा सा, वॉल ऑफ एल्वियोलाई नॉर्मली आपके पास क्या है, आर फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट लिखें कि इसके ऊपर ना आपके पास दो फोर्सेस आपके पास वर्क करती हैं, ठीक है। लंग्स के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लंग्स के ऊपर वर्क करती हैं, लिखें उनके बारे में नोट लिखें कि टू फोर्सेस विच वर्क ऑन, टू फोर्सेस विच वर्क ऑन, वर्क या एक्ट ऑन, टू फोर्सेस विच एक्ट ऑन जनाब लंग्स, ऑन लंग्स। तो नंबर 1 आपके पास एक है जी, इसमें कोलैप्सिंग फोर्स, वो फोर्सेस जो क्या करती हैं, कोलैप्स करवाती हैं, कोलैप्सिंग फोर्स। अच्छा, टू फोर्सेस विच एक्ट या वर्क या एक्ट ऑन लंग्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे, साइमल्टेनियसली। नॉर्मली है ना ये, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक ही वक्त पे कोलैप्सिंग फोर्स है। और दूसरी आप लोग लिखें यहाँ पे एक्सपेंडिंग फोर्स। कौन सी है, एक्सपेंडिंग फोर्स। अब आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए, डिटेल तो हम एंड पे इसकी करेंगे फोर्सेस की, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कोलैप्सिंग फोर्स कौन कौन सी है और एक्सपेंडिंग फोर्स। जी, नंबर 1 आपके पास एक यहाँ पे आप लोगों ने अभी देख लिया है, सरफेस टेंशन। जबरदस्त, कौन सी है, सरफेस टेंशन। एक आपके पास ये क्लियर होगी। फिर इसी के साथ में एक और फोर्स है, वो कौन सी है, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग, जो कि इलास्टिन प्रोड्यूस करता है। कौन, इलास्टिन। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, इलास्टिन से जो। अच्छा, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, इसको हम स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर तक। फिर एक्सपेंडिंग फोर्स के बारे में आप लोग लिखें, यहाँ पे एक आपके पास है जी, इलास्टिक रिकॉइल्स ऑफ द रिब, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ रिब्स। देखें, जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं, जो आपके पास कोस्टल कार्टिलेज है, ये आपके पास एक्सटेंड होती है ना, दोबारा फिर वही कोस्टल कार्टिलेज रिकॉइल भी तो करती है ना। मतलब कि लंग्स जब आपके पास एक्सपेंड करते हैं इंस्पायरेशन पे, तो रिब्स क्या करती हैं, आपके पास एक्सपेंड होती है ना। तो किसकी वजह से, इन आपके पास इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द रिब्स की वजह, वहां पे जो कोस्टल कार्टिलेजेस है, मतलब क्या,
अगर मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूं, यहाँ पे आपके पास मैनिपुलर स्टर्नम है, फिर आपके पास यहाँ पे ये आपके पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, देन आपके पास ज़ीफॉइड प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो आपके पास रिब्स हैं, ये जैसे आपका यहाँ पे जो आपके पास जॉइंट, आपके पास कोस्टल कोटलिएट जॉइंट या ये जो जॉइंट इंटरकोस्टल कोटलिएट जॉइंट, इन जॉइंट्स की ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तो जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो ये भी एक्सपेंड करते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट प्लीज आगे देखें, नंबर 2 पे लिखें आप लोग नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपके पास वो प्लूरल प्रेशर है जो कि आपके पास, हाँ जी, जो कि विजरल और पाराइटल, जो कि इंट्रा प्लूरल स्पेस के अंदर प्रेशर है। देखिए, एक होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एक है आपके पास इंट्रा प्लूरल प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके पास ज्यादा होता है किससे, इससे इंट्रा प्लूरल प्रेशर से। ये तकरीबन आपके पास होता है 753 mmHg, जो 1 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो आपके पास होता है 760, ठीक है। तो इसलिए ये अगेंस्ट है। जब किसी बंदे को नीमोथोरेक्स, मतलब क्या, किसी बंदे को नीमोथोरेक्स होती है ना, नीमोथोरेक्स में क्या होता है कि आपके पास जो है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे को चाकू लगा, ठीक है, फेफड़े में, और वॉन स्टेम की वजह से जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपस में वो सिमिलर हो जाते हैं, और जिसकी वजह सिमिलर होने की वजह से इनमें नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव में चला जाता है और लंग्स क्या कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं आपके पास। तो ये अपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा, उस टाइम ये प्रेशर कम होता है, कोलैप्सिंग प्रेशर ज्यादा होगा, तो लंग्स क्या कर जाएंगे, कोलैप्स करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखें। लेकिन अभी मैंने जी देखें, नीमोथोरेक्स, बेसिकली नीमोथोरेक्स में क्या हुआ जी, अचानक फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे थे, रोड में जा रहे, किसी बंदे ने पकड़ लिया, उसने चाकू लगाया, उस पे स्टैब वाउंड हुआ। स्टैब वाउंड की वजह से 1 एटमॉस्फेयर आपके पास होता है 760 mmHg, जो आपके पास लंग का इंटरप्लूरल प्रेशर है वो आपके पास है 753। अब प्रेशर में डिफरेंस है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस प्रेशर की वजह से तो इसने लंग्स ने एक्सपेंड करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब मुझे ये बताएं, जब चाकू लगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर और ये प्रेशर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इट्स मीन जो एक्सपेंडिंग फोर्स है वो कम हो गई, ऑन दी अदर हैंड कोलैप्सिंग फोर्स ज्यादा हो गई। तो कोलैप्सिंग फोर्स से फिर क्या होगा, लंग्स क्या करेंगे, कोलैप्स करेंगे। लेकिन बाद में बात करते हैं, या बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपकी? अच्छा, लिखे 2 टाइप ऑफ अल्वेलाई इन द लंग्स। या ये नोट्स अभी, क्योंकि मुझे आगे लेके जाना है आप लोगों को, इसलिए ये नोट्स 3-4 आप लोगों को आने चाहिए। 2 टाइप्स ऑफ एल्वेलाई इन लंग्स में 2 तरह के आपके पास क्या है जी, एल्वेलाई। एक आपके पास है जी जनाब अली, इसमें स्मॉल साइज एल्वेलाई है, स्मॉल साइज एल्वेलाई, और एक आपके पास क्या है, लार्ज साइज एल्वेलाई। ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा जी, जो लार्ज साइज एल्वेलाई होंगी उनमें आपके पास सरफेस टेंशन कम होगी कि ज्यादा? मेरा आपसे कॉमनली क्वेश्चन है। देखें, लार्ज साइज एक चीज है ना, उसमें सरफेस टेंशन क्या होगी, लेस होगी ना जी, बिल्कुल। तो क्या आप बोले ना, क्या हो गया आपको पता जब तो लेस हैविंग लेस सरफेस टेंशन, इसमें आपके पास क्या होती है, लेस सरफेस टेंशन होती है। फिर आपके पास लेस सरफेस टेंशन होगी, उसके बाद और कोलैप्सिंग फिर टेंडेंसी इसमें क्या होगी, मुझे ये बताएं। लार्ज एल्वेलाई के अंदर कोलैप्सिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो लिखें कोलैप्सिंग टेंडेंसी, ये आपके पास क्या होगी, डिक्रीज। अब ये जो स्मॉल साइज आपके पास एल्वेलाई हैं, इनमें आपको हैविंग मोर सरफेस टेंशन, ऐसे ही है ना, हैविंग मोर सरफेस टेंशन। जब मोर सरफेस टेंशन होगी तो कोलैप्सिंग टेंडेंसी क्या होगी, कोलैप्सिंग टेंडेंसी। तो ये आपके पास क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी ना, फिर तो कोलैप्सिंग टेंडेंसी ये आपके पास इंक्रीज होगी। तो ये आपने पॉइंट इसका मतलब इंटेंसिटी आपके पास क्या होगी, ज्यादा होगी इसकी। चलें जी, लिखें नंबर 2 पॉइंट इसका। फिर अब नोट्स आपने लिख लिए, ये पॉइंट्स आप लोगों को
आप लोगों ने मेरे साथ अब रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करने हैं? देखें नंबर 2 पॉइंट, देखें सीक्वेंस मैंने आपकी खराब नहीं की, लेकिन मैंने पॉइंट्स आपको दे दिए हैं समझने के लिए। देखें कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज सरफेस टेंशन, कंडीशन which are responsible for increase surface tension। अब मुझे आप बताएंगे कि सरफेस टेंशन कब आपके पास इंक्रीज होगी? हर वो कंडीशन जिसके अंदर अल्वेलाई में फ्लूइड आपके पास ज्यादा होगा। क्या मैं ठीक, आई एम राइट? ये बात मैंने ठीक की है डॉक्टर अब्दुल राफी कि हर वो कंडीशन, अब आप कौन कौन सी कंडीशन जानते हैं जिनमें आपके पास, एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है ना, किसकी? लेफ्ट हार्ट फेलियर बात की थी, जिसमें पल्मोनी एडीमा हुआ था। थोड़ा कॉन्शियस रह जाओ ना आप, क्या मतलब नहीं समझ आई आपको? तो क्या कर रहे हैं फिर आप लोग? तो अब आप लोग लिखें कंडीशन इसमें नंबर वन लिखे पल्मोनरी एडीमा। यार आप पल्मोनरी एडीमा मुझे समझाने की जरूरत है? हाँ आप लोग बताएं जी। हाँ जी है ना, इसकी जरूरत है समझाने की। पल्मोनरी एडीमा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद लिखें जी आप लोग, अगर किसी बंदे को ARDS लिखें, ARDS, एक होता है NRDS, एक होता है ARDS, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो भाई अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके बाद एक और कंडीशन लिखें इसमें, एस्पिरेशन ऑफ द लिक्विड, एस्पिरेशन ऑफ लिक्विड। अगर किसी ने बाहर से लिक्विड बहुत ज्यादा लिया है, एस्पिरेशन ऑफ लिक्विड, तो फिर भी अल्वेलाई के अंदर लिक्विड क्या होगा आपके पास है? ज्यादा से ज्यादा होगा। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। देखें जी, decrease onboard pressure and increase hydrostatic pressure। वॉल्यूम बढ़ा देंगे ना, वॉल्यूम तो मतलब क्या होगा कंसेप्ट इसका? बोलो। अगर onboard pressure डिक्रीज होगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम फ्लूइड होगा वो आ जाएगा ना लंग्स एनुलाइज में। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देखिए ऑनकोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय एल्ब्यूमिन, ठीक है, और ऑनकोटिक प्रेशर चाहता है कि ब्लड को वेसल्स के अंदर रखा जाए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन बाय फ्लूइड, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये चाहता है कि फ्लूइड को बाहर वेसल से निकाला जाए। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डेफिनेटली वेसल से ब्लड बाहर निकलेगा। जब वेसल से ब्लड बाहर निकलेगा तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ज्यादा जाएगा। इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड फिर अल्वेलाई में, तो फिर आपके पास क्या होगा? मतलब आप लिख सकते हैं कि जनाबे अली डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक